सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए 20 अप्रैल को एक बैठक करेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बता दें कि दिल्ली में बुधवार को कोविड के 299 नए मामले सामने आए और 2 दिनों में इसमें 118% की वृद्धि हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण दर 2.49% हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोविड-19 के 137 मामले सामने आए थे। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक अगले हफ्ते बुधवार को उपराज्यपाल की अध्यक्षता में होगी। बैठक में मौजूदा कोविड स्थिति पर चर्चा होगी, जिनमें मामलों की संख्या में हालिया वृद्धि भी शामिल है। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कोविड की स्थिति पर नजर रख रही है और अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने की संख्या कम होने के कारण घबराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल दिसंबर में आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नरसंहार का आह्वान के आरोप निराधार तथा काल्पनिक हैं। इसलिए इससे संबंधित शिकायत के मामले को बंद कर दिया गया है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली पुलिस उपायुक्त ईशा पांडे ने शीर्ष अदालत में एक हल्फनामा दायर करके दिल्ली पुलिस का पक्ष रखा है। हल्फनामे में कहा गया है कि शिकायत के आधार पर संबंधित वीडियो क्लिप और अन्य सामग्रियों की मुकम्मल जांच की गई। जांच में आरोप के मुताबिक कोई भी तथ्य ऐसे नहीं आया जिसके आधार पर यह अर्थ निकाला जाए कि किसी विशेष समुदाय के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश की गई। हल्फनामे में जांच का हवाला देते हुए कहा गया है कि कार्यक्रम में किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने शब्दों के इस्तेमाल नहीं किए। दिल्ली पुलिस ने शिकायत को निराधार और काल्पनिक होने का दावा करते हुए अपनी ओर से इस मामले को बंद कर दिया है। पिछले साल 19 दिसंबर को गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बनारसी दास चांदीवाला सभागार में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाए गए थे। राजधानी दिल्ली में 18 अप्रैल से फिर से तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने 18 से 20 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच लू चलेगी और तेज धूप निकलेगी। इसके अलावा 15 से 17 अप्रैल तक कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट कम ही आने का अनुमान है। वहीं गुरुवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। दिन भर मौसम साफ रहा और धूप निकली। मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल के बीच दिल्ली में अधिकतम व न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। पिछले कुछ सालों में इन दिनों अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री रहा है। अगले कुछ दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। 18 अप्रैल के बाद मौसम साफ रहेगा, दिन भर तेज धूप रहने के आसार हैं। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को एक बार फिर आग ने तांडव मचाया है। साउथ ईस्ट दिल्ली के जामिया इलाके में स्थित एक फास्ट फूड रेस्तरां में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई है। हादसे में 13 लोग झुलस गए, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को पास के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। इससे कुछ देर पहले पंजाबी बाग के एक रेस्तरां में भीषण आग लग गई थी। आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि थोड़ी देर में पूरा रेस्तरां जलकर राख हो गया। यहाँ पहले दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, लेकिन आग भयंकर होने के कारण रेस्तरां की आग बुझाने के लिए 12 गाड़ियों को लगाया गया। फिलहाल आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस के मुताबिक यह रेस्तरां 4 मंजिला है और इसमें कार पार्किंग की सुविधा भी है। पुलिस के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट होने के कारण गी और पूरे रेस्तरां में फैल गई। वहीं दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि हमें अपराह्न करीब 1:35 हुए पंजाबी बाग में क्लब रोड पर ट्रॉय लाउंज एवं बार में आग लगने की सूचना मिली। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर गुरुवार सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवती प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ गई। युवती को प्लेटफॉर्म से नीचे करीब 50 फीट छलांग लगाने का प्रयास करते देख वहां तैनात सीआईएसएफ कर्मी ने वायरलेस पर येलो अलर्ट जारी किया। मौके पर सीआईएसएफ कर्मियों की एक टीम युवती का ध्यान बटाने लगी। वहीं दूसरी ओर सीआईएसएफ ने आसपास से किसी तरह एक कंबल जुटाया और नीचे युवती को बचाने के लिए तैनात हुई।
जानकारी के मुताबिक अभी ऊपर मौजूद CISF कर्मी युवती को सुरक्षित स्थान पर आने के लिए कह रहे थे कि उसने आप देखा न था और प्लेटफॉर्म से 50 फीट से नीचे छलांग लगा दी। गनीमत यह रही कि नीचे कंबल लिए खड़ी CISF कर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए किसी तरह युवती को बचा लिया। अधिक ऊंचाई से गिरने से युवती के दोनों पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में काफी चोट आई है। वह नीचे गिरते ही बदहवास हो गई थी। मेट्रो पुलिस के मुताबिक युवती को समीप के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान कर उसके परिजनों को मामले की सूचना दी गई है। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही गुरुवार से खरमास समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस बार दिल्ली में बड़ी संख्या में शादियां होनी हैं, जिसके चलते बम्पर खरीदारी की उम्मीद है। बैंक्वेट हॉल, होटल से लेकर गेस्ट हाउस तक को अच्छी बुकिंग मिली है, लेकिन शादियों के साए पर महंगाई का असर भी दिख रहा है। ज्वेलरी बाजार में खरीदार बेहद कम हैं। सब्जियों व अन्य जरूरी सामानों के दाम ऊंचे होने के कारण खाने पीने का मेन्यू भी सीमित किया जा रहा है। उधर कपड़े से लेकर सजावट तक का खर्च बढ़ गया है। कुल मिलाकर बीते वर्ष की तुलना में शादी की खर्च 25 से 30% तक बढ़ गया है। 4 तिथियों में 3.5 लाख से अधिक शादियां। आने वाले 19 तारीख तक दिल्ली में करीब 3.5 लाख शादियां होनी हैं। ऑल इंडिया बैंक्वेट हॉल फेडरेशन के सदस्य भूपेंद्र सिंह बताते हैं कि दिल्ली में बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, सामुदायिक भवन और होटल की संख्या 60,000 से अधिक है। इनमें से अधिकांश में शादियों की बुकिंग है। लेकिन LIC का शेयर 30% सस्ता मिल सकता है। पहली बार निवेश करने वालों को नाराज नहीं करना चाहती सरकार। राजधानी दिल्ली के मंदिरों में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 56 भोग लगाने से लेकर 108 फीट की ऊंचाई पर क्रेन की मदद से हनुमान जी की मूर्ति की आरती की तैयारी की जा रही है। साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शोभा यात्रा निकालने की योजना भी है। झंडेवाला स्थित सिद्ध हनुमान मंदिर 108 फीट संकट मोचन धाम के प्रधान महंत ओम प्रकाश गिरी ने बताया कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में कोई कार्यक्रम नहीं हो सका था। इस बार 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। क्रेन की मदद से 108 फीट की ऊंचाई पर हनुमान जी की आरती होगी। इसके अलावा भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। विशेष श्रृंगार और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। मंदिर में साज सज्जा का काम शुरू हो गया है। कुतुब मीनार परिसर स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में रखी भगवान गणेश की मूर्ति को अभी वहां से नहीं हटाया जाएगा। कुतुब मीनार गणेश मूर्ति विवाद पर साकेत अदालत ने पुरातत्व विभाग SI को निर्देश दिए हैं कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद परिसर में रखी हुई भगवान गणेश की मूर्तियों को परिसर से न हटाया जाए। इस मामले में पहले से ही पूजा अर्चना अधिकार को लेकर याचिकाकर्ता ने नई अर्जी में कहा है कि गणेश जी की मूर्तियों को लेकर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के दिए सुझाव के मुताबिक नेशनल म्यूजियम या किसी दूसरी जगह विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें इसी परिसर में ही पूरे सम्मान के उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। दरअसल कुव्वत इस्लाम मस्जिद में तीर्थकर ऋषभ देव, भगवान विष्णु, गणेश जी, शिव गौरी, सूर्य देवता समेत कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर मूर्तियां अखंडित अवस्था में हैं। मस्जिद के बाहर लगे SI के बोर्ड पर भी लिखा है कि ये मस्जिद 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से बनाई गई है। इसको लेकर साकेत अदालत में याचिका दायर हुई थी। याचिकाकर्ता ने मस्जिद परिसर में मौजूद मूर्तियों, ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए वहां हिंदू देवताओं की पुनर्स्थापना और पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। JNU में हुई झड़प के बाद ABVP और वाम संगठन लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर दोनों तरफ से कुलपति से मिलकर अपनी बात रखी गई। JNU कुलपति ABVP और वामपंथी छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से अलग अलग समय पर मिली। ABVP ने जहां पीड़ितों को वाम संगठनों से खतरा बताया, वहीं वाम संगठनों ने न्यायिक जांच की मांग की। कुलपति से पहले वामपंथी छात्र संगठनों का प्रतिनिधि मंडल मिला। प्रतिनिधि मंडल ने JNU प्रशासन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में लिखे गए कुछ शब्दों पर आपत्ति जताई। वाम छात्र नेताओं ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए दोषियों के लिए सजा की अपील की। इस दौरान उन्होंने कुलपति को अपना ज्ञापन भी सौंपा और 10 अप्रैल को हुई घटना की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह घटना राजनीति से प्रेरित है। पहले भी ABVP के खिलाफ JNU छात्र संघ ने शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कर्नाटक में एक ठेकेदार की मौत के बाद सवालों के घेरे में आए राज्य के मंत्री KS ईश्वरप्पा शुक्रवार को इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने गुरुवार कहा कि मैं अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को शुक्रवार को सौंप दूंगा। ठेकेदार की मौत को लेकर राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री KS ईश्वरप्पा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। विपक्ष ने मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की, लेकिन राज्य मंत्रिमंडल ने कहा था कि उनके इस्तीफे की जरूरत नहीं है।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ईश्वरप्पा को इस मामले में प्रथम आरोपी बनाया गया है। ठेकेदार संतोष के पाटिल 37 उडुपी के एक लॉज में संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए थे। विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से ईश्वरप्पा को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने का आग्रह किया था। हालांकि मंत्री ईश्वरप्पा ने बुधवार को अपने पद से हटने से इनकार कर दिया था। ईश्वरप्पा ने आश्चर्य जताते हुए कहा था कि क्या एक व्हाट्सएप संदेश को सुसाइड नोट के रूप में माना जा सकता है। मंत्री ने ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के पीछे रची गई साजिश की जांच की मांग की।